Hello students, in the last class we have covered the process of staffing and इस क्लास में मैं जो है अब एस्पेक्ट्स या फिर एलिमेंट स्टार्ट कर रही हूँ स्टाफिंग के। तो पहला एलिमेंट है हमारा रिक्रूटमेंट। तो अब हम रिक्रूटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, लाइक रिक्रूटमेंट की मीनिंग, डेफिनीशन, प्रोसेस एंड उसके सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने इसमें कवर किया है। एंड साथ में जो है इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी मैंने इसमें कवर किए हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Starting with the meaning of recruitment, it means inducing or attracting more and more candidates to apply for vacant job position in the organization. तो मैन पावर प्लानिंग में, मैन पावर एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, हम जो है उसमें ये चीज़ देखते हैं कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है। अब रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट में हम ढेर सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ताकि जो है आप आओ, आकर के जो हमारे यहाँ वेकेंट पोजीशन है उसके लिए जो है आप अप्लाई करो। रिक्रूटमेंट इज व्हाट सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को जो है सर्च करना इज व्हाट रिक्रूटमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस को, या फिर इसको हम पोलिंग एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इसमें ढेर सारे एप्लीकेशंस हम मंगवाते हैं, इसलिए इसको इनवाइटिंग एप्लीकेशंस बोलते हैं। या फिर हम जो है यहाँ पर ढेर सारे एप्लीकेशंस मंगवा करके उसका एक पूल, ठीक है, उसका एक जो है पूल तैयार करते हैं। मींस ढेर सारे एप्लीकेशंस हम जो है इकट्ठे करते हैं, इसलिए इसको पूलिंग एप्लीकेशंस भी बोला जाता है। यहाँ पर देखो, इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब मीन्स जो है हम लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उनको जो है बता रहे हैं कि आप जो है हमारे यहाँ अगर जॉब अप्लाई करोगे तो आपके क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। Efforts are made in this process to ensure that more and more people submit applications so that selection becomes easy. अब मान लो कि आपने जो है किसी चीज़ के लिए वैकेंसी निकाली एंड 2 ही लोग आकर के जॉब के लिए अप्लाई किए, तो आपके पास जो है चूज़ करने के लिए एप्लीकेंट्स बहुत कम होंगे एंड जो है आप उसमें से हो सकता है कि दोनों ही कैंडिडेट सूटेबल ना हो। तो यहाँ पर जो है हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, मतलब कि अच्छे कैंडिडेट्स हमें नहीं मिलेंगे अगर जो है ढेर सारे रिक्रूटमेंट्स मींस ढेर सारे जो है एप्लीकेशंस अगर नहीं आएंगे, तो हमें जो है ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे जिनके बीच में हम कंपेयर करके अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। पॉजिटिव प्रोसेस रिक्रूटमेंट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम यहाँ पर किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ढेर सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ढेर सारे लोगों को बुलाते हैं, किसी को भी निकालते नहीं हैं। इसलिए जो है रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला गया है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम रिक्रूटमेंट की। पहली डेफिनेशन है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हैं एंड उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करें। ये डेफिनेशन किसने दी है, फ्लिप्पो ने दी है। Next definition, it is the process of attracting potential employees to the company. जो potential employees हैं, जो काम कर सकते हैं, जो काम करना चाहते हैं, ऐसे employees को जो है अपनी कंपनी की तरफ attract करना is what recruitment. ये definition दी है डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें जो है आपके 4 पॉइंट्स हैं। पहला है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, third one is invitation to interested people and fourth one is preparing the list of deserving applicants. तो आइए इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है requisition of employees। तो इसमें क्या होता है, after determining the need of employees in their respective departments, the departmental manager bring it टू द नोटिस ऑफ पर्सनल मैनेजर। तो सीधी सी बात है, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, ये मैन पावर रिक्वायरमेंट हम एस्टिमेट करने के बाद क्या करते हैं, पर्सनल मैनेजर या फिर HR मैनेजर के नोटिस में हम लेकर के आते हैं कि हमें जो है इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमें जो इतने लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी।
तो इसको जो है, जो हम HR मैनेजर या पर्सनल मैनेजर के नोटिस में लेकर के आते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, इसी को बोला गया है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज़। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर जो है हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि किन किन सोर्सेज के थ्रू हम जो है क्वालिफाइड पर्सनल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप आइए और आकर के जॉब के लिए अप्लाई करिए। तो यहाँ पर जो है पर्सनल मैनेजर को या HR मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि किन सोर्सेज से जो है हमें लोगों को बुलाना है, इंटरनल सोर्स से बुलाना है या एक्सटर्नल सोर्स से बुलाना है, और अगर इंटरनल सोर्स से बुलाना है तो कैसे बुलाना है, एक्सटर्नल सोर्स से बुलाना है तो कैसे बुलाना है। थर्ड पॉइंट जो होता है इसमें ये होता है कि हम जो है एक इनविटेशन भेजते हैं टू द इंटरेस्टेड पीपल, ठीक है। इसमें जो है हम जो है इसके थ्रू लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और आकर के जॉब के लिए अप्लाई करिए। तो ये जो इनविटेशन होता है इसमें जो है ढेर सारी इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं, लाइक कितनी वैकेंसी है, कौन सी जॉब खाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, तो कितने घंटे काम करना होगा, ये सारी चीज़ें जो है अप्रॉक्स उसमें मेंशन्ड होती हैं। और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि जो है ढेर सारे लोग इससे अट्रैक्ट होकर के आएँ और आकर के जॉब के लिए अप्लाई करें। ये इनविटेशन जो है हम किसी भी मीडियम के थ्रू कर सकते हैं, लोगों को जो है अलग अलग मीडियम के थ्रू हम इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये लास्ट पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट का, हम जो है एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ऑफ द डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। तो जो लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, हम जो है उन सारे एप्लीकेंट्स की एक लिस्ट तैयार करते हैं, एंड उस लिस्ट में जो है हम ये भी मेंशन कर देते हैं किसने अप्लाई किया है एंड उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब कि सीधी सी बात है, हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि कितने कितने लोग जो है आकर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो है कम्युनिकेट किया HR मैनेजर से कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। फिर HR मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने जो है ये देखा कि हम किस सोर्स से जो है लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। फिर जो है जब वो ये डिसाइड कर लेंगे कि किस सोर्स के थ्रू जो है हमें लोगों को बुलाना है, इनवाइट करना है, उसके बाद वो इनविटेशन भेजेंगे, एंड इनविटेशन भेजने के बाद जो भी एप्लीकेशंस आएंगे उन एप्लीकेशंस के बेसिस पे एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कि इतने इतने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला जो सोर्स है वो है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। तो ध्यान रखना, इंटरनल सोर्स वो होता है जो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर लोगों को अरेंज कर लेते हैं तो वो इंटरनल सोर्स है, और अगर हम बाहर से लेकर के आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जो नए एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है। The vacant job positions are filled by inducing the existing employees of the organization. तो internal source of recruitment में क्या होता है, जो खाली जॉब होती है हम जो है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे existing employees हैं उनकी हेल्प से। तो ये जो पोस्ट फिल होती है, ये जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ की हेल्प से जो है इन पोस्ट को फिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है अलग अलग मेथड्स मेंशन्ड हैं, इंटरनल सोर्स के अलग अलग मेथड्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, तो आप देख लो कि कौन कौन से मेथड हैं। पहला है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन पे शिफ्ट करना। इसमें लेवल ऑफ अथॉरिटी चेंज नहीं होती, मतलब कि आप जो है लोकेशन ए पे जिस जॉब पोजीशन पे हो आप लोकेशन बी पे भी जाओगे तो सेम जॉब पोजीशन जो है आपकी होगी। इसमें जो है आपकी लेवल ऑफ अथॉरिटी नहीं होती, इसमें जो है आपको कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं मिलता, आपकी बस काम करने की वर्क प्लेस चेंज हो जाती है। इसलिए इसको बोला गया है फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। प्रमोशन में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉयज की एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन में, लेकिन इसमें जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो हायर हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। आपको जो है प्रमोट कर दिया जाता है, पहले जितनी सैलरी मिल रही थी उससे ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, आपका जॉब पोजीशन अच्छा हो जाएगा, तो इसको बोला गया है प्रमोशन।
प्रमोशन का जस्ट उल्टा होता है डिमोशन। अगर जो है आपको शिफ्ट कर दिया गया, आप जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल नालायक हो, ठीक है, आप जो है बिल्कुल भी काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड मैनेजमेंट आपसे परेशान है कि आपको फालतू में इस पोजीशन पे नौकरी दे दी गई है, तो वो क्या सोचेंगे कि वो जो है अगर आपसे नीचे की कोई पोस्ट खाली है तो आपको जो है वो डिमोट कर सकते हैं, आपको लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी में वो भेज सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ले ऑफ। बहुत सी बुक्स में जो है ले ऑफ पॉइंट मेंशन नहीं है, बट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान से समझो ले ऑफ होता क्या है। ले ऑफ जो है टेम्परेरी टाइप का सेपरेशन होता है, किसका, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर बोलता है कि अभी जो है हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमें जब भी आपकी इन फ्यूचर ज़रूरत होगी तो हम जो है आपको बुलाएंगे और आपको हम नौकरी देंगे। तो ले ऑफ में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है कुछ समय के लिए रिलीव कर दिया जाता है कि अभी जो है हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी फ्यूचर में तो हम जो है आपको वापस से बुला लेंगे। ये ले ऑफ जनरली उस कंडीशन में होता है जहाँ पे आपके पास लोग ज़्यादा हैं, काम कम है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, लोगों का ले ऑफ कर देते हो। अब जो है हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से इनवाइट किए जाते हैं जॉब पोजीशन, वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए, उनको हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। It is the endeavor of every employer to select the best person from among the large number of candidates interviewed। तो सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयर हमेशा ये चाहता है कि हम जो है हमेशा बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करें, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इनवाइट कर सकें। अब जो है हम देख लेते हैं अलग अलग मेथड्स एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। तो जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जैसे फैक्ट्री गेट है आपका, आपने जो अपने फैक्ट्री पे एक छोटा सा नोटिस चिपका दिया कि हमें जो है इन लोगों की ज़रूरत है, हमें जो है ये हमारे यहाँ वैकेंसी है, एंड वो नोटिस देख करके लोग जो है आ जाते हैं आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने। ये जनरली जो है सूटेबल होता है अनस्किल्ड जॉब पोजिशंस के लिए, ठीक है, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड के लिए भी हो सकता है, बट जनरली जो है अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है। एग्जांपल स्वीपर, प्यून, है ना, इन सारे लोगों को हम जो है बुलाते हैं एंड बुला करके देखते हैं कि काम हम ये लोग ठीक कर रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, देखते हैं, इनको बुला लिया जाता है एंड उस हिसाब से इनको जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली होता क्या है, इसको जो है हम एक नोटिस चिपका देते हैं कि यहाँ पे जो है जगह खाली है, जिसको आना है आ जाओ काम करने। नेक्स्ट वन है कैजुअल कॉलर्स। तो बहुत बार होता क्या है, जैसे मान लो कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो मैं जो है 3-4 कंपनी में गई एंड मैंने जो है वहाँ पर जा करके अपना CV ड्रॉप कर दिया। तो अब CV या रेज्यूमे मैंने ड्रॉप कर दिया, अब वो ये क्या बोलेंगे कि मुझे जो है अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ जो है ऑलरेडी सफिशिएंट स्टाफ है, इन फ्यूचर जब भी हमें आपकी ज़रूरत होगी तो हम जो है आपको कॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से उनके पास ढेर सारे पेंडिंग एप्लीकेशंस हो गए, मेरे जैसे और भी कई लोग गए होंगे वहाँ पर। और एक बात और है, जब उन्होंने रिक्रूटमेंट किया होगा पहली बार, तो उस समय भी उनके पास ढेर सारी CVs आई होंगी, ढेर सारे लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, उन सबको तो नौकरी नहीं मिली ना, तो स्टिल उनके पास क्या है, कुछ पेंडिंग एप्लीकेशंस वो पहले के भी पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे इस तरीके से अगर हम पेंडिंग एप्लीकेशंस, अपनी पुरानी फाइल उठा लेते हैं, उस फाइल में देखते हैं कि किसके किसके एप्लीकेशंस पड़े हैं, किनको किनको हमें कॉल करना है। तो अगर हम इस तरीके से लोगों को बुलाते हैं कि आप आइए और आप आकर के जॉब के लिए अप्लाई करिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एडवर्टाइजिंग। तो अगर जो है हम न्यूज़पेपर में या किसी रेडियो पे अगर किसी तरीके से जो है हम कोई ऐड दे देते हैं, ठीक है, कुछ ऐड दे देते हैं कि हमारे यहाँ जो है वैकेंसी खाली है, आप लोग आकर के अब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से हम किसी मीडिया में ऐड दे देते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी है एंड उस ऐड को देख करके लोग अगर आपके यहाँ आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो है 2 पॉइंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते होंगे, एक है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दूसरा है प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स, मींस प्राइवेट प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर बोल रहा है तो ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट के जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है।
तो ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंज होते हैं, ये दे एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन द जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वेकेंट जॉब पोजीशंस। तो ये आप जो है जाकर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंज में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो कि हम जो है बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए। तो जब भी जो है कोई किसी कंपनी को ज़रूरत होगी हमारी, तो आप प्लीज़ जो है हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि जो है हम जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, ये एक मिडिल मैन होते हैं बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो है जॉब सीकर्स से भी टाइप होता है एंड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी टाइप होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बोल देती है एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है अपने सारे जॉब सीकर्स को बुला लेती है। एंड अब जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब सीकर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने क्या किया, इन दोनों को मिलवा दिया, मिडिलमैन का काम किया है। तो अब जो है ऑर्गेनाइजेशन देख लेगी किसको किसको अपने साथ लेकर के जाना है। अगर यही सेम काम कोई प्राइवेट एजेंसी करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बोलते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज में अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर देते हैं, वहाँ पे एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इन एजेंसीज में एक रिकॉर्ड होता है किनको किनको नौकरी चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। जब भी किसी सूटेबल क्लाइंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन प्लेसमेंट एजेंसीज को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं एंड ये प्लेसमेंट एजेंसीज उनको जॉब सीकर्स के बारे में बता देती हैं। एंड ये भी जो है क्या करती है, एक मिडिलमैन की तरह एक्ट करती है बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज में डिफरेंस सिर्फ यही है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट देखती है और प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट एजेंसीज देखती हैं। नेक्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट। तो अब जो है आप कहीं पे भी अगर ग्रेजुएशन वगैरह में आप एनरोल होते हो, ग्रेजुएशन करते हो, तो आप जो है पहले ये देखते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है हमें हमारे लास्ट ईयर में जो है हमें जॉब दिलवा रहे हैं, ठीक है, मींस प्लेसमेंट हमारी लगवा देते हैं। तो ये वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, आपको अलग से कुछ नहीं समझना है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, अलग अलग प्रोफेशनल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में जाती है, वो देखती है, वहाँ के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू वगैरह लेती है एंड वहाँ से जो है स्टूडेंट्स को पिक कर लेती है। तो ये क्या है कि अगर किसी कैंपस के थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बार बॉस क्या करते हैं कि वो जो है ऐड वगैरह देने की जगह क्या करते हैं, जो उनके भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है बोल देते हैं कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई होगा तो उसको भेज देना, उसको जो है हम देख लेंगे, फिर नौकरी दे देंगे। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, अगर वो किसी को रिकमेंड करता है कि आप जो है इसको बुला सकते हो, ये जो है इस काम के लिए बहुत अच्छा है, ये अच्छे से काम कर लेगा या कर लेगी, तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये जो है ठेकेदार होते हैं, ये करते क्या हैं, ये गांव में जाते हैं, गांव में जाकर के जो रूरल एरियाज होते हैं, जो विलेज एरियाज होते हैं, वहाँ से अनस्किल्ड वर्कर्स को शहर में ले आते हैं एंड बोलते हैं कि हम जो है आपको जॉब दिलवाएंगे। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ये डायरेक्ट टच में होते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स। अब जब भी जो है किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है अनस्किल्ड वर्कर्स की, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, ये कम टाइम में, शॉर्ट नोटिस में, कम समय में ढेर सारे लेबर्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ढेर सारे अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज मत होना बिटवीन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, आप खुद देख करके जा रहे हो नौकरी पाने के लिए, फैक्ट्री गेट पे लगा हुआ है नोटिस, आप उसको देख रहे हो, आप चले जा रहे हो नौकरी लेने के लिए। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में कोई एक बंदा है, कोई एक ठेकेदार है, उसको बोला गया है कि भैया जाओ जा करके, मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, ला करके प्रोवाइड करो। तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कैसे वर्कर्स को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। तो अभी हमने एडवर्टाइजिंग पढ़ा था, वो हमने प्रिंट मीडिया पढ़ लिया था, ठीक है। अगर यही ऐड हम टीवी पे दे दें कि हमारे यहाँ जो है लोगों की वैकेंसी, हमें जो है लोगों को जॉब के लिए इनवाइट करना है, ठीक है, अगर जो है टेलीविजन के थ्रू अगर हम किसी को जॉब के लिए बोलते हैं कि आप आओ और आकर के अप्लाई करो जॉब के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज वेब पब्लिशिंग। अगर यही काम इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, मीन्स अलग अलग जो
आपकी साइट्स बनी हुई हैं अलग अलग, जो कंपनीज इसी काम के लिए हैं, जो ऑनलाइन आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, वो वेब पब्लिशिंग में आ जाएगा। वेबसाइट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सच एज naukri.com, monster.com, ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये जॉब सीकर्स और कंपनीज दोनों के ही कांटेक्ट में होती हैं। आप जो है दोनों ही लोग, मतलब कि जॉब सीकर्स भी इस साइट्स पे विजिट कर सकते हैं एंड कंपनी भी इन साइट्स पे विजिट कर सकती हैं एंड देख सकती हैं। जॉब सीकर जो है जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड किसी कंपनी को अगर लग रहा है कि नहीं इनको हम बुला सकते हैं तो वो जो है वहाँ पे इनवाइट कर लेती हैं। तो सीधी सी बात, वेब पब्लिशिंग मतलब कि इंटरनेट के थ्रू। सो ये ढेर सारे जो है आपके पॉइंट्स थे रिगार्डिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स में जो है आई थिंक अब जो है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अब जो है हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर जो है मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। जो आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं उनकी हेल्प से हम वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करते हैं। जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको हम बुलाते हैं, न्यू पर्सनल्स को हम बुलाते हैं कि आप आओ और आकर के वेकेंट जॉब पोजीशंस फिल करो। टाइम, अब देखो इंटरनल में टाइम कम लगेगा, एक्सटर्नल में टाइम ज़्यादा लगेगा। इंटरनल आपका कम कॉस्टली होगा, इसमें बहुत ढेर सारा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन एक्सटर्नल में खर्चा ज़्यादा आएगा। आप एक छोटा सा भी ऐड अगर न्यूज़पेपर में देने जाओगे तो वो बहुत कॉस्टली होता है। जो क्वालिटी है तो यहाँ पर जो है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से जो क्वालिटी अवेलेबल थी वही क्वालिटी आपको मिलेगी, तो वहाँ पर जो है क्वालिटी एनहेंस नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाहर से किसी को बुला रहे हो तो हो सकता है कि उससे बेटर क्वालिटी मिल जाए आपको, क्योंकि आपके पास चूज करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मोरल, अब मोरल में देखो जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल जो है बढ़ेगा कि हमको जो है प्रायोरिटी दी गई है, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं अगर एक्सटर्नल हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो इस केस में उनका मोरल डाउन हो जाएगा कि उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई, बाहर वालों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है। स्टार्टिंग विद द मेरिट्स, तो आप जो है देख सकते हो जो आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। इंक्रीज इन मोटिवेशन, तो जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं हमें प्रायोरिटी दी गई है। सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल पीस, तो उनको ये लगेगा कि नहीं हमें जो है महत्व दिया जाता है, हमारे बॉस जो है हमको मानते हैं, एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो है डेवलप होगी। उनको ये लगेगा कि नहीं हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इम्पोर्टेंस देती है, तो वो लोग जो है एक इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट वन इज इजी सिलेक्शन, तो बॉस को भी पता है कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, तो उसके बेसिस पे वो इजीली लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। नो नीड ऑफ इंडक्शन, तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को फेमिलराइज नहीं कराना पड़ेगा, तो इंडक्शन या ओरिएंटेशन यहाँ पे हमें नहीं करना होगा। नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़, तो अगर हमारे यहाँ एक सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम जो है उनको जिस जगह ज़्यादा हैं और जहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा वाली जगह से ज़रूरत वाली जगह पे उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिकल सोर्स होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं होते। अब हम देख लेते हैं मेरिट्स इसका एक्सटर्नल सोर्स का। पहला क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल, तो हमें जो है ढेर सारे लोग मिल जाते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से हम क्वालिफाइड को चूज़ कर लेते हैं, जो अच्छे पर्सनल्स हैं उनको चूज़ कर लेते हैं। हमारे पास वाइडर चॉइस अवेलेबल होता है, फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है क्योंकि वो बहुत मेहनत से जो है सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजर के किसी तरीके से जॉब पाए हैं, तो उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म, तो अब जो है आप नए एम्प्लॉयज़ में किसी को भी नहीं जानते हो तो आप फेवर नहीं करोगे किसी का, तो यहाँ पर फेवरेटिज्म के चांसेस कम होते हैं। अब हम डीमेरिट्स देख लेते हैं। इंटरनल सोर्स का डीमेरिट क्या है, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, तो नए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक, आलसी हो जाएंगे एम्प्लॉयज़, वो जो है मन से काम नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं हम तो हैं ही इसी ऑर्गेनाइजेशन में टिके हुए हैं, हमें फ्री फंड का प्रमोशन भी मिल रहा है, तो वहाँ पर जो है वो आलसी होने लगेंगे।
इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट न्यू ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं ही नहीं, तो कहाँ से अवेलेबल होगा। एंड लास्ट पॉइंट आप देख लो, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। तो अब जो है एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील नहीं करेंगे, उनको जो है लगेगा ही नहीं कि अब कोई नया बंदा आए नहीं तो किससे हम कंपटीशन करेंगे, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही इसमें चलता रहेगा। तो ये सारे जो है आपके डीमेरिट्स हैं इंटरनल सोर्सेज के। अब हम डीमेरिट्स देख लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं उनको लगेगा कि हमें छोड़ करके किसी बाहर वाले को बुला रहे हैं, तो वो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। एक्सटर्नल सोर्स आपका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं इसमें। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन हो सकता है, मतलब कि हम जो है बंदे को जानते नहीं हैं और हो सकता है कि हम किसी गलत बंदे को चूज कर लिए हैं। एंड इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर बढ़ सकता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है आपके नाराज होकर के हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो लेबर टर्नओवर बढ़ सकता है। दीज फॉर ऑल रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। इसमें जो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं रिक्रूटमेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल क्लियर इट आउट। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।